नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध की एक और घटना से रूबरू कराऊंगा। ये भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। आज का जनपद है शाहजहांपुर। तारीख थी 7 मार्च 2020। समय रात के करीब 11:30 बजे। जिला शाहजहांपुर, थाना था मिर्जापुर। 11:30 बजे रात में श्री रामदयाल सन ऑफ सोहन, रेजिडेंट ऑफ राजे रायपुर, थाना मिर्जापुर, ये थाने पर पहुंचे। थानाध्यक्ष एसएचओ यानी प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार यादव थाने पर मौजूद थे। वहां आकर उसने बताया कि साहब, मेरी लड़की संगीता, जिसकी उम्र करीबन 18 वर्ष है, किसी ने उसको सरैया गांव के मार्केट में गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी लाश वहीं सरैया मार्केट में पड़ी हुई है। जो छोटी सी मार्केट है गांव की, उसमें सारी दुकानें बंद हो गई और कोई भी आदमी वहां पर नहीं है जो इस बारे में कुछ बता सके कि आखिर हुआ क्या था। सनसनीखेज घटना थी। 18 साल की लड़की गोली मारकर सरे बाजार हत्या हुई थी। इंस्पेक्टर दिलीप ने फौरन उनसे कहा कि तहरीर। उन्होंने कहा साहब, मैं एक टाइपशुदा तहरीर लेकर आया हूं। इंस्पेक्टर ने तहरीर पढ़ी, फौरन उस पर एफआईआर के आदेश कर दिए और थाने पर क्राइम नंबर 64/2020 धारा 302 यानी हत्या की धारा लगाकर एफआईआर अंकित कर ली गई। घटनास्थल थाने से करीबन 5 किलोमीटर पूर्व और थाना हेडक्वार्टर से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर था। मौके पर गए इंस्पेक्टर दिलीप यादव। देखा वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत अच्छा नहीं था, कच्चा रास्ता था। घुप अंधेरी रात थी, आदमी कोई था नहीं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी हम सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व कर लेते हैं येलो टेप से, और जितनी यूनिट्स हैं उनको सुबह बुलवाएंगे। सभी अधिकारियों को उन्होंने सूचना कर दी। वहां पर एक महिला सब इंस्पेक्टर, 4 महिला कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल वहां ये देखभाल के लिए छोड़ दिया गया कि लाश के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था, पूरा अंधेरा था और रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं था। सवेरे सवेरे 5:30 बजे वायरलेस पर यह सूचना हेडक्वार्टर को दी गई। सभी यूनिट से यानी डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक वाले फील्ड यूनिट, सर्विलांस और क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई कि हत्या की एक सनसनीखेज वारदात है। सभी लोग मौके पर पहुंचे। अधिकारी भी तब तक एसपी ग्रामीण शाहजहांपुर, सीओ साहब और सवेरा होते होते एसपी शाहजहांपुर भी पहुंच गए। डॉग स्क्वाड आ गया सुबह 6-7 बजे तक। मार्केट खुला नहीं था, कोई भी व्यक्ति वहां मार्केट में नहीं दिखाई दिया। डॉग भी थोड़ी दूर तक घूमा, पगडंडी वाले कुछ रास्ते तक गया, फिर वापस आ गया। बहुत बार स्मेल करा के और कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। फॉरेंसिक वालों को भी सिर्फ खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, इसके सिवा वहां कुछ नहीं मिला। वो भी वहां से चले गए। बॉडी का पंचायतनामा होना था। महिला सब इंस्पेक्टर से उस बॉडी का पंचनामा कराया गया। बॉडी सील की गई और शाहजहांपुर हेडक्वार्टर चीड़ घर में पोस्टमार्टम हाउस में वास्ते पोस्टमार्टम भेज दी गई। नियमानुसार उसका चूंकि जल्दी हो गया था, 10-11 बजे पहुंच गई थी, उसी दिन उसका पोस्टमार्टम भी हो गया।
पोस्टमार्टम के अनुसार कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ गन शॉट इंजरी। स्पष्ट था गोली मारकर महिला की, लड़की की 18 वर्ष की थी, उसकी हत्या की गई थी। बॉडी को उसके घर वाले ले आए, अंतिम संस्कार किया, पुलिस ने अपना काम शुरू किया। घर वालों के सबके बयान नोट किए गए, आसपास पड़ोसियों के बयान नोट किए गए, लेकिन कोई बात वहां से पता नहीं लगी। किसी प्रकार की रंजिश, जमीन का कोई झगड़ा, घर में किसी और का किसी परिवार से झगड़ा, कतई किसी की जानकारी में कुछ भी नहीं था। फिर पुलिस मौके पर गई। जहां पर बॉडी पड़ी हुई थी, आसपास के दुकानदारों को थाने पर ले आई। सबसे पूछताछ की गई। किसी ने बताया मेरी दुकान बंद थी, किसी ने कहा ये हुआ था, किसी ने कहा वो हुआ था, हम मौके पर नहीं थे, हमने कुछ नहीं देखा। जब पुलिस ने दबाव बनाया कि इस दुकान के सामने, दोनों पटरियों में दुकान के सामने जो हत्या हुई है और जहां पर उसकी बॉडी पड़ी है, वहां से कम 5-7 दुकानदारों को साफ दिखाई पड़ा होगा। तो फिर वही अपनी बचाव में वो कहने लगे कि साहब कहीं बाहर से गोली लगी, यहां आकर गिर गई, इसलिए हम लोगों ने नहीं देखा। फिर किसी ने बताया कि साहब लगता है राह चलते वहां से मोटरसाइकिलें पास हो रही थी, राह चलते किसी और को टारगेट करके बदमाशों ने गोली मारी, लेकिन महिला को लग गई, वो मर गई। सर्विलांस वाले उस दिन जो नंबर ले गए थे, उसमें उस महिला की लोकेशन उसी घटना स्थल पर थी। घटना स्थल पर तमाम दुकानदार जो आसपास के उनके नंबर लिए गए थे, उनकी भी लोकेशन घटना स्थल पर ही थी। पुलिस पशुपेश में कि आखिर हत्या हुई कैसे, सरे बाजार हुई, किसने कर दी। लगभग 1 महीना होने को आया, कुछ बहुत इसमें लीड नहीं मिली। इसी बीच में गांव में हल्की फुल्की एक बात पुलिस को पता लगी कि ये लड़की किसी के साथ अभी 15-20 दिन पहले भाग गई थी। परिवार वाले ये बताते रहे कि अपने मामा के यहाँ गई है। ये भी बताया गया कि जिसके साथ गई वो बाजार का ही है और वो घर में चूंकि हर हफ्ते वो सामान लेने के लिए बाहर जाता है, सामान लेने के बहाने बाहर गया था, लेकिन लड़की भी उसी समय गायब हुई थी। हफ्ते भर बाद लड़की वापस आ गई थी। पुलिस ने पता लगाना शुरू किया, लड़के का भी पता लग गया। लड़का वही था जिसके दुकान के सामने इसकी डेड बॉडी पड़ी थी। लड़के का नाम था विनोद पुत्र धनपाल। थाने पर लाया गया। बहुत ढेर सारे दुकानदार आए थे, वो भी आया। पूछताछ हुई। उसने बताया कि हाँ साहब, मेरे संबंध थे, मैं उसको लेकर नैनीताल गया था। उसके बाद हम लोग चले आए। पूछने पर कि भाई इस बात की जानकारी किसको थी कि तुम उसे लेकर नैनीताल गए थे, उसने कहा साहब किसी को जानकारी नहीं थी। मैं रूटीन में अपना सामान लेने बाहर जाया करता हूँ। घर वालों को ये जानकारी थी कि खरीदारी के लिए, दुकान में जो माल बेचता हूँ उसकी खरीदारी के लिए बाहर गया हूँ, अलग अलग जगह से ले आता हूँ। न किसी ने पूछा, न मुझे बताने की ज़रूरत थी। लड़की ने भी अपने घर वालों को नहीं बताया था। किसने मारा ये मुझे पता नहीं। पुलिस ने धमकाया कि तुम्हारे उसके सामने, दुकान के सामने हत्या हुई है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। आसपास के दुकानदारों ने कसमें खा खा के गवाही दी कि ये पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा। जब घटना हुई, थोड़ी देर बाद आकर लड़की यहाँ गिरी तो सब लोगों ने दुकान बंद की। इसने सबसे बाद में दुकान बंद की। अगर इसका कोई हाथ होता तो ये तुरंत वहां से भाग जाता। अब
लोकेशन देखी गई, उसकी भी लोकेशन घटनास्थल पे। जो कस्में खा रहे थे उनकी लोकेशन घटनास्थल पे। मृतका की लोकेशन घटनास्थल पे। जो मोबाइल था इसका विनोद पुत्र धनपाल का, उसमें ये जरूर सर्विलांस वालों ने नोटिस किया कि साहब इसमें नया सिम लगा है 10 दिन पहले से। पुराने सिम का पूछा गया कि पुराना, बोले साहब मोबाइल हमारा खो गया था। कहीं रिपोर्ट दर्ज कराई, उसने बताया नहीं साहब दूसरा मोबाइल ले लिया, दूसरा सिम ले लिया, रिपोर्ट दर्ज कराने का मतलब नहीं था। पुराना नंबर जब पूछा गया तो उसमें उसने आनाकानी की। खैर पुलिस को पुराना नंबर मिल गया। उस नंबर से मृतका की कई कॉल भी मिल गईं। उसको एक्सप्लेन करता रहा वो कि साहब हाँ हमारे संबंध थे, हम बात भी करते थे, हम गए थे नैनीताल, हम लौट आए थे, लेकिन मारा नहीं हमने। दबंग था, पैसे वाला था, उसने इतनी गवाहियां दिलवा दी कि पुलिस पशुपेश में पड़ गई कि इसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा। तभी किसी ने, लगभग 1 महीना होने को जा रहा था, ये घटना थी 7 मार्च की। अप्रैल में 5 या 6 को किसी आदमी ने, किसी मुखबिर ने आके इंस्पेक्टर को, राम गोपाल यादव को बताया, दिलीप कुमार यादव को, कि साहब जहां घटना हुई है उसी के ठीक सामने एक सोनार की छोटी सी दुकान है, जहां गांव गिरांव के लोग अपना छोटा मोटा सामान खरीदने आते हैं। चूंकि बीच में उसका कई सामान, छोटे छोटे सामान जैसे बिछिया है, पायल है, एक आध पीस गायब हो गई थी, तो उसने शहर में किसी से बात करके एक सीसीटीवी कैमरा अपने दुकान के भीतर लगा लिया था, जिससे वो सभी ग्राहकों पे, ज़्यादातर महिलाएं आती थीं, उन पे नज़र रख सके। उसने बताया कि मैंने खुद देखा था कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा छोटा सा लगा हुआ था, जिसका मुंह सामने की तरफ था, अपने जो ग्राहक आते थे वो जहाँ बैठते थे उस तरफ था। लेकिन घटना वाले दिन के बाद उस जगह से वो सीसीटीवी का कैमरा उखाड़ लिया गया। जहां पर वो लगा था उसके निशान मौजूद हैं, लेकिन वो कैमरा वहां पर नहीं है। लेकिन उसका डीवीआर वहीं पर है, क्योंकि संभवतः उस दुकानदार को इतनी जानकारी नहीं है। सूचना इंपॉर्टेंट थी। इंस्पेक्टर ने, हर थाने पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं सीसीटीएनएस के जो सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए, और उसमें हमेशा बिजली मिलती रहे, इसलिए हर थाने पर एक जनरेटर भी है। जब सीसीटीएनएस लॉन्च हुआ था आज से 6 साल पहले, तो हर थाने को एक कंप्यूटर, सीसीटीएनएस के सॉफ्टवेयर, इंटरनेट की कनेक्टिविटी और बिजली के आबाद सप्लाई के लिए एक जनरेटर भी दिया गया था। कंप्यूटर ऑपरेटर्स का अलग से रिक्रूटमेंट प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू होता है, और हर थाने पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। इंस्पेक्टर ने उनको बुलाया और कहा इनके साथ जाइए, उससे पूछिए कैमरा कहाँ है और उसका डीवीआर कहाँ है। एक सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ गए। पहले तो सुनार ने साफ मना कर दिया कि नहीं साहब, हम चाहते थे, लगवाना चाहते थे, लेकिन लग नहीं पाया था। जहां पर वो लगा हुआ था उसके उखाड़ने के निशान पड़े हुए थे। उसको बताया गया कि यहां पर लगा हुआ था, कहाँ है कैमरा। उसने कहा साहब ट्रायल के लिए लगवाया था, लेकिन अभी हम उसको चला नहीं पाए थे। ढूंढते ढूंढते कंप्यूटर ऑपरेटर जो थाने का था, उसको डीवीआर, जो शोकेस होते हैं, छोटी छोटी अलमारियों में गहने जो लगाए जाते हैं, उसके पीछे पड़ा हुआ दिख गया। दुकानदार को ये पता नहीं था कि डीवीआर में सब कुछ, उसे ये लग रहा था कि शायद कैमरे में ही सब रिकॉर्ड होता है। कैमरा उखाड़ के घर ले गया था। जब डीवीआर वहां से मिल गया तब उससे कहा गया कि कैमरा दे दो, नुकसान होगा तुम्हारा।
तब उसने बताया, साहब वो मैं उसी दिन उखाड़ कर घर ले गया था। खैर कैमरे की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। डीवीआर लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर वो सब इंस्पेक्टर थाने पहुंच गए। थाने पर उसको सिस्टम से जोड़कर जो उसकी रिकॉर्डिंग थी वो देखी गई। चूंकि वो लास्ट रिकॉर्डिंग थी, उसका समय सबको पता था, इसलिए वो फुटेज मिलने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई। फुटेज में शाम के समय वो लड़की आती हुई दिखी। विनोद अपने दुकान पर अकेला बैठा हुआ था। वो उसके पास गई। 5 मिनट तक तो ऐसा लगता था कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही है। 5-7 मिनट के बाद लड़की अचानक गुस्से में जोर जोर बोलने लगी। विनोद सुनता रहा। थोड़ी देर बाद विनोद भी जोर जोर से बोलने लगा। दोनों की ऊंची आवाज में बात सुनकर अगल बगल वाले दुकानदार, जो कसमें खा खा के पुलिस को गवाही दे रहे थे कि साहब ये अकेला था, बैठा था, इससे कोई मतलब नहीं, वो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। इसी बहस के बीच में विनोद नीचे झुका, एक तमंचा निकाला और सीधे उसके सीने पर फायर कर दिया। वो गिर गई। दुकानदार सब भाग गए। 2 मिनट के भीतर सारी दुकानें बंद हो गईं। सबसे बाद में विनोद अपनी दुकान बंद करके गया। इसी बीच में सामने वाला वो जो स्वर्णकार थे, उन्होंने भी अपना कैमरा उखाड़ा, झोले में रखा और घर चले गए। इतना सब देखने के बाद विनोद को फिर लाया गया थाने पर। पुलिस ने अपनी आंखों से सच देखा था, लेकिन फिर भी पुलिस चाहती थी अपने मुंह से बताए। जैसे ही उससे पूछताछ शुरू हुई, पहला तो ये कि जब सीसीटीवी फुटेज उस व्यक्ति के पास थी, सीसीटीवी उसने लगाया था, उसको पता था कि सामने वाली दुकान भी इसमें कवर होती है, हाफ। उसने बताया क्यों नहीं? उसने उसका कारण बताया कि साहब ये दबंग लोग हैं, सीसीटीवी हम अगर बता देते या किसी को दे देते तो जिंदगी भर की हमारी रंजिश हो जाती। जब एक लड़की को ये अपने दुकान के सामने गोली मार सकते हैं, हम लोग तो साहब बहुत छोटे लोग हैं। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी को बताने की कि सारा वाकया हमारे कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। पुलिस को पता लग गया कि क्या क्या हुआ था। विनोद थाने पर आ गए। पूछताछ शुरू हुई। शुरू होते ही वही किस्सा कहानी पुराना कि साहब ये संबंध थे और मैं ले गया था, फिर लौट के आ गया, किसी को पता नहीं, और किसने मारा मुझे पता नहीं। वही सारे लोग पूछताछ कर रहे थे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज 1 घंटे पहले देखी थी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि झूठ बोलते ही उसका क्या हुआ होगा। सारी श्रेणियों से पहुंचकर टॉप श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई। थोड़ी देर में ही अपनी औकात पर आ गया। उसने पूरी बात बताई। बात लगभग वही बताई जो कैमरे में दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उसके पीछे का कारण पूछा कि आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। उसने बताया कि मैं उसको लेके 1 हफ्ते के लिए नैनीताल गया था। मेरे घर वाले ये जानते थे कि मैं हर 15 दिन पे 20 दिन पे सामान जब ख़त्म होता है तो बाहर से ले आता हूँ, 2-3 दिन में लौट आता हूँ। मैंने बता दिया कि मैं दिल्ली सामान लेने आया था, दोस्तों के साथ देहरादून जा रहा हूँ। लड़की ने अपने घर वालों को बता दिया था हम घूमने जा रहे हैं, तो लड़की वालों ने अपने गांव में या बाकी जगह ये बताया कि वो अपने ननिहाल गई है। जब 1 हफ्ता हो गया तो मैंने उससे झूठ बोला कि तुम्हारे घर वाले थाने पर पहुंच गए हैं, वो एफआईआर लिखाने की जिद कर रहे हैं, और अगर एफआईआर लिखी गई तो पुलिस ढूंढते ढूंढते यहां तक आ जाएगी और फिर तुम्हारी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। बेहतर है कि हम दोनों यहां से चले चलें वापस।
लड़की ने कहा कि होटल के पास ही आर्य समाज मंदिर है, घूमते समय हम लोगों ने देखा है, चल के वहां शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वापस लौटते हैं। विनोद ने बताया कि मैं कतई उससे शादी नहीं करना चाहता था और फिर मैंने उससे झूठ बोला कि हम चोरी छिपे शादी नहीं करेंगे, वापस चलते हैं, अपने माँ बाप से बात करेंगे, तुम भी अपने माँ बाप से बात करना, हम राजी कर लेंगे और फिर बारात लेकर आएंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, ये चोरी से शादी हम क्यों करें। इस तरह के झूठ से और बरगलाने से वो बेचारी इसके झांसे में आ गई और ये वापस लौट आया। मृतका के घर वालों ने उसे काफी डांट फटकार लगाई। उसने पहला सवाल यह पूछा कि कौन थाने गया था। उसके पिता और एक भाई ने यह कहा कि हम लोग कैसे थाने जाएंगे, गरीब लोग हैं और वो बहुत पैसे वाला दबंग आदमी है, हम थाने जाएंगे तो वो किसी न किसी बहाने हम लोगों को ही फंसा देगा और हम जेल चले जाएंगे। हम लोगों की हिम्मत नहीं थी कि हम उसके खिलाफ थाने पर जाएं। फौरन बाहर निकलकर उसने फोन मिलाया विनोद को। उससे कहा कि तुमने झूठ बोला मुझसे कि मेरे घर वाले थाने पे गए हैं, कोई थाने पर नहीं गया था, तुम्हारा काम हो गया, तुम वहां से निकलना चाहते थे। विनोद ने फोन काट दिया। फिर विनोद ने बताया कि वो बार बार फोन करने लगी, इसी तरह के उलाहने देने लगी और कहने लगी कि ऐसे नहीं चलेगा। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, एक नया सिम खरीद लिया और मैं उस पर दूसरे लोगों से, अपने लोगों से बात करने लगा। हफ्ते भर तक जब उसकी वो फ़ोन मिलाती रही, फ़ोन नहीं मिला, तो शाम को वो मेरे दुकान पर आ गई। बोली कि आज तुम अब दुकान बंद करने का समय हो रहा है, दुकान बंद करके जब चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, तुम्हारी मोटरसाइकिल से, वहां तुम्हारे घर वालों से बात करूंगी, तुम शादी करोगे कैसे नहीं। वहां भी बेवकूफ बनाकर हमें वापस ले आए, फोन बंद कर दिया, फोन से भी बात करनी बंद कर दी, हम यहां तक आ गए, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। जब ज्यादा चिल्लपों होने लगी तो आसपास के दुकानदार भी आ गए। वो यही कहती रही कि तुम्हारे साथ ही चलूंगी, बंद करोगे दुकान, जब भी बंद करोगे, जो भी टाइम है, तुम्हारे साथ ही चलूंगी, वो घर पे चलूंगी, सबको बताऊंगी। विनोद ने कहा, मैं उसकी बात सुनकर डर गया कि अगर ये घर गई तो मेरे साथ फिर बुरा हाल होगा, घर वाले मुझे तरह तरह की बातें कहेंगे। मैंने कट्टा यानी तमंचा इल्लीगल आर्म काउंटर के नीचे रख रखा था। मैंने फौरन तमंचा निकाला और उसे गोली मार दी। सात मार्च की यह घटना, 7 अप्रैल को यह बात थाने पर विनोद ने बताई। उसी दिन उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 2 जून को सभी साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो कट्टे की जो उसने बरामद कराई थी, खोखा कारतूस जो उसके पास बरामद हुआ था, सीडीआर दोनों की, इन सब चीज़ों को लेके चार्जशीट नंबर 118/20 माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई। विनोद आज भी जेल में है और मुकदमे के ट्रायल का इंतजार कर रहा है। आज की घटना में लड़की की अकारण हत्या हो गई। विनोद दबंग था, पैसे वाला था। जब श्रेणीबद्ध पूछताछ हो रही थी तो पूछने वालों ने ये भी पूछा, और कितनों के साथ तुमने ऐसा किया है। उसने नाम बताए। उसका दिमाग इसीलिए खराब था। ये भी बताया कि किस के साथ उसने क्या किया, किसके घर वाले थाने तक गए और फिर
प्रधान और बाकी लोगों को ले जाकर सारा मामला रफा दफा करा दिया। थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ा। जब उसके किए की सज़ा कहीं नहीं मिल पा रही थी, तभी उसकी इतनी हिम्मत पड़ी कि एक लड़की को, जो तुरंत ही बालिग हुई थी, 18 साल हुए उसके, 3 या 4 महीने ही हुए थे, उसे लेके नैनीताल चला गया। मौज मस्ती की, उसके बाद ला के उसे उसके घर पर छोड़ दिया। उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, जवाब देना बंद कर दिया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन लड़की वालों को सब पता था कि वो कब गई है, किसके साथ गई है और कहाँ है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो लड़के वालों से इस बारे में कोई बात करें। यहीं पर लड़की के घर वालों से गलती हुई। उन्हें लड़के वालों से बात करनी चाहिए थी। बहुत होता वो डांटते, फटकारते, परेशान करते तो पुलिस में जाते। इनको पुलिस में जाके ये बात अपनी बतानी चाहिए कि बिना मेरी लड़की की मर्जी के या बिना हम लोगों के बताए ऐसे ऐसे ये लोग गए हैं, और मैं इस बात का उलाहना देने जब हम लोग गए लड़के वाले के यहाँ तो उन्होंने ये व्यवहार हमारे साथ किया। अगर ये पुलिस में गए होते तो शादी होती न होती ये तो बात की बात है, लेकिन उसकी हत्या बिल्कुल न होती। मैंने बताया कि इस तरह के जो लफंगे, सीटियाबाज, लोफर, ये इनका दिल बहुत छोटा होता है। अगर इसको पता लग जाता कि पुलिस ये जानती है कि मैं इसको भगा के ले गया हूँ और वापस छोड़ गया हूँ और मैंने इसके साथ क्या क्या किया है, तो इसकी कभी हिम्मत न पड़ती कि अपने दुकान पर आई उस लड़की को गोली मार देता। और इन केस अगर गोली मार देता तो पुलिस उसी दिन उठा भी लाती, क्योंकि पुलिस के संज्ञान में होता ये, और फिर सच भी उगलवा लेती। तो ये गलती, एक तो उस गरीब लड़की, वो पता नहीं किन चीज़ों में, किस भावना में बह गई, पता नहीं क्या लालच उसको रहा होगा, उसके पैसे का लालच था या ईश्वर जाने। एक तो उसने ये गलती की, दूसरे उसके घर वालों ने बड़ी भारी गलती की, किसी को ये बात नहीं बताई। बात को छिपाने से इज्जत का बट्टा लगा और जान भी गई। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आप जरूर बताइएगा कि क्या और कोई बात इसमें हो सकती थी क्या। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।